चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या। आई थिंक हम लोग ने बहुत वेट किया, अगर कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। सो अखिलेश, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस, डिस इकोनॉमीज का मतलब डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमीज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल विल अफेक्ट द फर्म, एक्सटर्नल विल अफेक्ट द इंडस्ट्री। क्या इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज में कोई क्वेरी है तेरे को? Advantages and disadvantages that can be of two types, internal and external. Internal affects the firm, external affects the industry. फिर बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क होता है? सो अखिलेश, कैन आई से इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, whereas in the long run all the factors of production are variable. शॉर्ट रन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन का फंक्शन जो है विल बी रिटन एज ए बी सी डी कॉमा ई डिग्री एफ डिग्री। ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल, और जिसके ऊपर डिग्री है वो सारे फैक्टर्स फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट रन के अंदर सम फैक्टर्स आर फिक्स, सम आर वेरिएबल, जबकि लॉन्ग रन के अंदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। शॉर्ट रन के अंदर, हाय लेक, वेरी गुड इवनिंग। शॉर्ट रन के अंदर वी स्टडी अ लॉ कॉल्ड एज रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉन्ग रन में वी स्टडी रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन के अंदर हमने तीन स्टेजेस पढ़े, IMR, DMR, NMR। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स। लॉन्ग रन में हम क्या पढ़ते हैं? IRTS, CRTS, DRTS। लॉन्ग रन के प्रोडक्शन का रिश्ता कॉस्ट के साथ, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का रिश्ता कॉस्ट के साथ, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन का रिश्ता इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के साथ। RTF, RTS। RTF मतलब रिटर्न्स टू फैक्टर, RTS मतलब रिटर्न्स टू स्केल। बोलो, क्लियर है ये? फिर बेटा अखिलेश, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Accounting cost is called as explicit cost. Explicit cost is for factors of production which are hired. Explicit costs are recorded in the books of accounts. Implicit cost is for factors of production which are owned. They are not recorded in the books of accounts. They could have been earned, but they are not earned. Such types of costs are called as implicit. इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। So explicit cost is sorry, economic cost. Economic cost is equal to explicit plus implicit cost. फिर आता है outlay cost, which is similar to your explicit cost. All the financial expenditure of the company. Opportunity cost is like the implicit cost. It is the next best alternative foregone. Opportunity cost is the opportunity lost. Then there can be a direct cost or an indirect cost. Direct costs are recorded in trading account. They are for production. They are traceable costs. Whereas indirect costs are recorded in P&L account. They are office and admin expenditures. They are called as non-traceable cost. फिर आता है incremental cost, which is the change in total cost. It is a concept related to marginal cost. टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो रिकवर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, दीज कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड।
whereas there are certain costs which are called as historical costs, which may or may not be recovered. रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। फिर एक पुराना असेट को बदलकर नया एसेट लेकर आए तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, सॉरी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बाय रिप्लेसिंग एन ओल्ड असेट वी ब्रिंग इन अ न्यू असेट। बराबर है। फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, whereas social cost is the private cost plus the environmental degradation, that is pollution। बराबर अखिलेश, लेक, यासीन, कोई भी 13 टाइप का कॉस्ट को वापस रिपीट करने का जरूरत है? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। पक्का? उसके बाद बेटा देर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड अ स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप का मतलब क्या होता है? अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स द कॉस्ट इज फिक्स्ड, फिर बढ़कर वापस थोड़े नंबर ऑफ यूनिट्स तक के लिए इट इज फिक्स्ड। जैसे कि अगर मेरे को थाना से सीएसटी जाना है तो थाना से लेकर घाटकोपर तक के लिए 10 रुपया, फिर मैं कहीं पर भी उतरूं। घाटकोपर से लेकर दादर तक कहीं पर भी उतरूंगा तो 15 ही रुपया लगेगा, और दादर से लेकर सीएसटी के बीच में कहीं पर भी उतरेगा तो 20 रुपया लगेगा। सो कहना इसे थाना से लेकर घाटकोपर तक द कॉस्ट इज फिक्स्ड। यही चीज अपन प्रोड्यूसर के एंगल से भी समझ सकते हैं। एक क्लासरूम है जिसका कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स है, सो अप टू 50 स्टूडेंट्स द कॉस्ट इज फिक्स। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो एक नया क्लासरूम लेना पड़ेगा, और फिर अप टू 100 स्टूडेंट्स फिक्स्ड हो जाएगा। फिर उसमें 60 बैठे, 70 बैठे, कोई ना बैठे, फिर भी मुझे उतना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सो एक जो शेप बना वो स्टेयरकेस के तरह बना। अब बेटा दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। That cost which changes with the level of output is called as a variable cost. Even if output is zero, fixed cost cannot be zero. Fixed cost always remains constant at all levels of output, like rent, salaries, interest, depreciation. जबकि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। When output is zero, total cost is equal to total fixed cost because variable cost is zero, but fixed cost cannot be zero. So total cost का actual formula क्या है? TC is equal to TFC plus TVC. बट जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। बोलो बराबर है क्या? डू यू वांट मी टू डिस्कस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से अपना एक कॉन्सेप्ट बनता है, टीसी, टीवीसी, टीएफसी एंड मार्जिनल कॉस्ट। यस अखिलेश, लेक, यासीन। क्लियर है? नहीं समझा रहेगा बिंदास पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये टेबल और डायग्राम क्लियर है? देख बेटा, टीसी और टीवीसी जो कर्व है क्या वो स्ट्रेट लाइन है? Are TC and TVC curves straight line curves? No, they are inverted S
सांप जैसा बनता है। अब अखिलेश ये सांप जैसा क्यों बनता है? प्रोडक्शन के वजह से। थियरी ऑफ प्रोडक्शन में स्टेज वन था आईएमआर, टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। दोनों बढ़ रहा है पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट, तो टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो टोटल कॉस्ट विल राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। So dash and dash curves are inverted S-shaped curves, TC and TVC. Dash curve can start from the origin. TVC. Why TVC can start from origin? Because variable cost can be zero. फिक्स्ड कॉस्ट रहता है टीसी में, इसीलिए टीसी ऊपर से स्टार्ट होता है, टीएफसी भी वही पॉइंट से स्टार्ट होएगा। So like can I say TC and TFC start from the same point? Because when output is zero, total cost is equal to total fixed cost. What is the gap between TC and TVC? The gap between TC and TVC is a dash. Perfect. Achilles, TFC बोल. Total fixed cost is constant. Therefore, TC and TVC curves are parallel to each other. TC curve takes the shape of TVC curve because TFC is constant. वो सांप शेप जैसा कर्व क्यों बना, वो क्लियर है? आईएमआर डीएमआर के कारण परफेक्ट है लेख। The relationship between MP and MC is inverse. If marginal product rises, marginal cost falls. If marginal product falls, marginal cost rises. MP MC का रिलेशनशिप इनवर्स, AP AC का रिलेशनशिप इनवर्स, TP TC का रिलेशनशिप डायरेक्ट, बट उनका जो स्पीड्स है उनका रिलेशनशिप इनवर्स। So TP rises at a diminishing rate, then TC rises but at an increasing rate. बोलो क्लियर है? लेख, अखिलेश, यासीन, टेबल डायग्राम कुछ समझाने का जरूरत है? यस, परफेक्ट है यासीन, परफेक्ट है लेख। सो मतलब जब टीसी एंड टीवीसी कब होते हैं, स्लो रेट पे बढ़ते हैं, दैट टाइम प्रोडक्शन का रेट ज्यादा होता है। स्टेज वन आईएमआर परफेक्ट। इसीलिए कॉस्ट धीमे से बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो रहा है। बट एमपीएमसी, सो देख तीन चीज है, टीपीटीसी एमपीएमसी एपीएसी। टीपीटीसी का रिलेशनशिप डायरेक्ट, पर उनका जो स्पीड्स है उनका रिलेशनशिप इनवर्स। एमपीएमसी इनवर्स, एपीएसी इनवर्स। उसके बाद बेटा एवरेज कॉस्ट आता है। कैन आई से टोटल और एवरेज कॉस्ट सेम नहीं होता है। टोटल इज द सम टोटल, एवरेज इज द पर यूनिट। तो मैंने यहां पर टेबल फॉर्मूलाज डायग्राम सब बना कर रखा है। कहना ऐसे पहले चार कॉलम तो सेम ही है, टीएफसी टीवीसी टीसी एमसी। फिर टीएफसी से आता है एएफसी, टीवीसी से आता है एवीसी, और टीसी से आता है एटीसी। या एएफसी प्लस एवीसी को ऐड करेंगे तो भी हमको एवीसी मिलेगा। सॉरी, टीसी टीवीसी को ऐड करें, ए एवीसी एएफसी को ऐड करेंगे तो एटीसी मिलेगा। अच्छा बेटा अखिलेश, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, but average fixed cost curve is a downward sloping curve.
क्योंकि एवरेज का मतलब पर यूनिट होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा. Then AC, AVC, and MC curve are U-shaped curves. First they fall, then they rise. So dash, dash, and dash curves are U-shaped curves. MC, AC, AVC curves are U-shaped curves. Whereas AFC is a downward sloping curve. Can AFC curve touch the x-axis? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच किया तो अखिलेश इसका मतलब ये हो जाएगा कि टीएफसी इज जीरो. बट कैन टीएफसी बी जीरो? अच्छा, दूसरा सवाल. व्हाट इज द गैप बिटवीन टीसी टीवीसी? टीएफसी, टीएफसी फॉल होता है, राइज होता है कि कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होता है. देयरफॉर टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर. The gap between TC and TVC is TFC. TFC is constant. Therefore, TC and TVC are parallel to each other. अब यहां पर ये वाला डायग्राम देख. ये वाले डायग्राम में द गैप बिटवीन AC एंड AVC इज डैश. इन दिस डायग्राम द गैप बिटवीन AC एंड AVC इज. बोलो. TC TVC का गैप TFC था, तो AC और AVC का गैप AFC. AFC क्या हो रहा है? AFC कांस्टेंट है अखिलेश. AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. क्या AFC कांस्टेंट? सो अखिलेश, द गैप बिटवीन ATC AVC इज AFC. AFC इज डिमिनिशिंग, इसीलिए ATC और AVC का गैप भी कम हो रहा है. तो TC TVC में पैरेलल है, ATC AVC में डिमिनिश हो रहा है. सो कैन ATC एंड AVC इंटरसेक्ट ईच अदर? कैन ATC and AVC intersect each other? No. Why can't they intersect each other? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गया तो ATC विल बी इक्वल टू AVC. इसका मतलब अखिलेश AFC जीरो हो जाएगा. कैन AFC बी जीरो? क्योंकि अगर AFC जीरो हो गया तो TFC जीरो हो जाएगा. विच इज पॉसिबल के विच इज नॉट पॉसिबल? विच इज नॉट पॉसिबल. बोलो, आर वी ऑल क्लियर? आर वी श्योर? समझ में आया है? फिर एसी पहले फॉल होता है बिकॉज ऑफ स्टेज वन ऑफ प्रोडक्शन, आईएमआर. आईएमआर के अंदर क्या होता है? एमपी राइजेस. एमपी राइज होगा तो एमसी फॉल होगा, और अगर एमसी फॉल होगा तो एसी फॉल होगा. सो व्हाई डज द एसी कर्व फॉल? एसी कर्व फॉल्स because of stage one of production.
That is increasing marginal returns. In increasing marginal returns, MP rises, therefore MC falls. If MC falls, AC will also fall. फिर MC rises, AC also rises, but MC rises at a faster rate. MC falls, AC also falls, but MC falls at a faster rate. Therefore, MC curve is completely below. या तो MC curve is completely above the AC curve. When AC falls, MC falls. It can be constant, it can rise, but it is completely below the AC curve. When MC is equal to AC, AC is at its minimum point. Dash curve cuts the dash curve from dash at its dash point. MC curve cuts the AC curve from below at its minimum point. And that point is called as what? The point of productive efficiency. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाता है। बोलो क्लियर है? क्या ये टेबल, ग्राफ, फॉर्मूलाज, क्यों फॉल हुआ, क्यों राइज हुआ, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है? क्लियर? ये सारे सम्स है बेटा। फिर बेटा लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। LAC is derived from a series of SAC. In this diagram, LAC curve is derived from a series of SAC curves. So we will choose a point C2, Q3, which is the lowest part, which is the lowest cost. LAC is a tangent to all the SAC curves. फिर why does the LAC curve fall? अभी हम लॉन्ग रन में है, तो लॉन्ग रन में इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के साथ रिश्ता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ IRTS E ग्रेटर देन D, देन CRTS E इज इक्वल टू D, इकोनॉमीज आर इक्वल टू डिसइकोनॉमीज। और फिर आता है DRTS, इकोनॉमीज आर लेस देन डिसइकोनॉमीज। फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों ने एल शेप कर्व दिया, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि जिस राह जाना नहीं वो कर्व बनाने का क्यों? विल एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एट द राइजिंग पार्ट ऑफ LAC? विल एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एट द राइजिंग पार्ट ऑफ द LAC? नो. So modern economists gave an L-shaped curve, assuming that the technology will change in the long run. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते थे कि टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंजेस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से LAC कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, टाइटैनिक शेप्ड कर्व, यू शेप, बोट शेप, एनवलप शेप्ड कर्व। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के हिसाब से LAC कर्व इज एन एल शेप्ड कर्व। सो ये जो पहला वाला डायग्राम है, कहना इसे LAC इज अ टेंजेंट टू ऑल द SAC।
ये जो डायग्राम है लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट का, LAC curve is a tangent to all the SAC curves. और बेटा ये वाला जो डायग्राम है कहना से यहां पर द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. The short run average cost curve at the minimum point of long run average cost curve represents least cost for all levels of output के particular level of output. ये डायग्राम में आर वी रिप्रेजेंटिंग ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, पर्टिकुलर लेवल, जबकि पहला वाला डायग्राम के अंदर इज इट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. फिर बेटा रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एमसी एपी एसी एमपी एपी एसी एमसी, प्रोडक्ट और कॉस्ट का रिलेशनशिप इनवर्स है, एमपी एपी का रिलेशनशिप डायरेक्ट, एमसी एसी का भी रिलेशनशिप डायरेक्ट. कहना इसे ये अपना प्रोडक्शन के कर्व्स है और ये अपने कॉस्ट के कर्व्स है. MP curve cuts the AP curve from above at the maximum point of AP. MC curve cuts the AC curve from below at the minimum point of AC. Can I say कि यहाँ पर MP is maximum, यहाँ पर MC is minimum, and that is the point of productive efficiency. बोलो क्लियर है. And with that, I have completed our chapter number 3, theory of production and theory of cost. कल के क्लास में प्रोडक्शन किया था, आज के क्लास में कॉस्ट किया. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कैन बी स्टडीड इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन. प्रोडक्शन में शॉर्ट रन में IMR, DMR, NMR, उसका कंपैरिजन होएगा कॉस्ट के साथ. लॉन्ग रन के अंदर IRTS, CRTS, DRTS, इसका कंपैरिजन होएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ, विच इवेंचुअली विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट. शॉर्ट रन में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, सॉरी, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड. लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. बोलो किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टी? ऑल क्लियर. MCQ सॉल्व करने हैं तुम लोगों को. बेटा अखिलेश, यासीन, तेरे को न्यूमेरिकल्स में बहुत इशू था. तेरे को चाहिए तो ये न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन का फोटो ले ले बेटा. प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर क्वेश्चन नंबर 65, 81, 82, 83. यासीन तेरे को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूं? डू यू वांट सम टाइम टू सॉल्व MCQs? क्या आज करके आए हो? और भी ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन 90, 91, 92, 93. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ये क्वेश्चन 90, 91 है. ये क्वेश्चन नंबर 92, 93 है. अब तुम लोग मुझे बताओ क्या करना है. डू यू वांट मी टू गिव यू सम टाइम टू सॉल्व MCQs और डू यू वांट मी टू स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर? MCQ सॉल्व सॉल्व करना शुरू कर. 20 मिनट्स का टाइम देता हूं. मैं 4 बजे वापस, सॉरी 4 तो बज चुके हैं, 5 बजे आकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करता हूं. अखिलेश, यासीन, चलेगा तुम लोगों को?
सो कल के क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 60 तक किया था। यासीन, अगर तेरा एमसीक्यूज हो गया है तो तू चैप्टर 4 का रिवीजन स्टार्ट कर दे। लेख 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व कर। यू हैव 20 to 25 मिनट्स। मैं 5 बजे या 5 बज के 10 मिनट के आसपास, बिटवीन 5 to 5:10 आई विल स्टार्ट द लेक्चर अगेन। चलेगा? इतना टाइम इनफ रहेगा? सम्स का तो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अखिलेश, तेरे को एमसीक्यूज में इश्यूज थे, तू एमसीक्यूज किया बेटा कि अभी कर रहा है? किया था। अच्छा, वो चैप्टर थियरी ऑफ प्रोडक्शन का कोई एमसीक्यू में कोई डाउट? करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आई थिंक तेरे को डिफिकल्टी हो रहा था ना, एमसीक्यूज में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। चल, और कोई डाउट? और कोई एमसीक्यू जिसमें कुछ हेल्प चाहिए? लेक, यासीन, कैन आई हेल्प यू इन एनी ऑफ द एमसीक्यूज? अखिलेश, तेरे को भी अगर और कोई एमसीक्यू है जो नहीं जमा है तो प्लीज पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 78। चलो, सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ प्लानिंग कर्व? बेटा, लॉन्ग रन को प्लानिंग बोलते हैं। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग कर्व। शॉर्ट रन इज एक्सपीरियंस्ड, लॉन्ग रन इज प्लान्ड। तो लॉन्ग रन के कर्व को हम लोग प्लानिंग कर्व बोलते हैं। और कोई एमसीक्यू अखिलेश? ओके। लेक, डू यू वांट मी टू हेल्प यू विथ एनी ऑफ द एमसीक्यूज? नो? ओके, चल। सो चैप्टर नंबर 4, मुझे नहीं लगता है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में कोई डाउट होना चाहिए। यूनिट 1 टॉक्स अबाउट द different types of market, classification of market on the basis of area, on the basis of time, on the basis of nature of transaction, on the basis of regulation, on the basis of volume of sales, and on the basis of competition। इसमें किसी को कोई क्वेरी है? बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मतलब इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पक्का यूनिट 1 में किसी को कोई डाउट नहीं है? क्योंकि यूनिट 1 में मेजरली तो यही चीज है। उसके बाद यूनिट 1 में आता है ये वाला ग्राफ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Revenue can be understood in perfect competition. Revenue can be understood in imperfect competition. Perfect competition is a price taker. Imperfect competition is a price maker. Perfect competition में we cannot determine the price. We can only determine output. Imperfect competition में either price और output. Price determine किया तो output नहीं कर सकते, output determine किया तो price नहीं कर सकते।
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, इम्परफेक्ट में प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में टीआर कर्व लीनियर है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बेल शेप नॉन लीनियर है। परफेक्ट कंपटीशन में टीआर कर्व rises at a constant rate, imperfect competition में टीआर कर्व rises but at a diminishing rate, then it becomes maximum and then it falls। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर मोनोपोली है तो जो फर्म है वही इंडस्ट्री है और उसको हम प्राइस मेकर बोलते हैं। फर्म का जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। So under a perfectly competitive market, the industry's demand curve is downward sloping, firm का demand curve is horizontal। जबकि अंडर imperfect competition, MR and AR curve both are downward sloping। perfect competition में demand is perfectly elastic। I repeat, perfect competition में demand is perfectly elastic, इसीलिए horizontal line। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर या तो कर्व स्टीपर आएगा या तो कर्व फ्लैटर आएगा, पर आएगा डाउनवर्ड। अगर मोनोपोली रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर कर्व डिमांड इन इलास्टिक। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहेगा तो फ्लैटर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, फ्लैटर कर्व रिलेटिवली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वही ए आर है, वही एम आर है। सो प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और एआर एक ही है, प्राइस इज इक्वल टू एआर, बट एमआर एंड एआर आर नॉट द सेम। एमआर इज लेस देन एआर या तो एआर इज ग्रेटर देन एमआर। बोलो, क्या ये टेबल डायग्राम फॉर्मूलाज इसमें से कोई चीज रिपीटेड चाहिए? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल मोर। परफेक्ट कंपटीशन में अगर मुझे मेरा रेवेन्यू डबल करना है तो सिर्फ क्वांटिटी को डबल कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में मैं प्राइस चेंज नहीं कर सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में मैं क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता हूं। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में इफ आई वांट टू सेल मोर आई नीड टू रिड्यूस द प्राइस। कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत? टेबल डायग्राम। अखिलेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ए आर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। एक ही कॉमन चीज है ये पूरे टेबल में, प्राइस और एआर सेम है, बाकी सब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। फिर बेटा एक फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन एम आर ए आर एंड टी आर विथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। ये जो डायग्राम देख रहे हो यहां पर टी आर इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। When TR rises at a diminishing rate, MR is positive. When TR is maximum, MR is zero। TR फॉल हुआ इसका मतलब MR नेगेटिव है। सो जब MR इज पॉजिटिव TR rises at a diminishing rate। When MR is zero, TR is maximum। When MR is negative, TR falls। और ये वही चीज फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्लेन्ड है। जब एम आर पॉजिटिव आया तो टी आर राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एम आर जीरो तो टी आर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एम आर नेगेटिव है तो टी आर फॉल्स। और ये आंसर किधर से आएगा? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आएगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। ई इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर बेटा आई एम श्योर परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स सबको आते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग अ होमोजीनियस कमोडिटी।
होमोजीनियस का मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly elastic का मतलब they will have a horizontal line parallel to x axis. Then there is free entry and free exit, single uniform price, no government intervention, no transportation cost, perfect mobility of factors of production, perfect knowledge about the market, all firms together in a perfectly competitive market are called as industry. फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्म इज द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। बोलो क्या ये फीचर्स में कोई डाउट? फिर बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करने को तो हमको आता है। ये सारे केसेस है, डिमांड कर्व लेफ्ट में गया, डिमांड कर्व राइट में गया, सप्लाई कर्व लेफ्ट में गया, सप्लाई कर्व राइट में गया, साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड, दोनों डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, ग्रेटर प्रोपोर्शन, लेसर प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। फिर दोनों डिमांड और सप्लाई गिरा, अगेन इन ग्रेटर लेसर इक्वल प्रोपोर्शन। डिमांड बढ़ा, सप्लाई गिरा, इन ग्रेटर लेसर इक्वल प्रोपोर्शन। या तो डिमांड गिरा, सप्लाई बढ़ा, इन ग्रेटर लेसर एंड इक्वल प्रोपोर्शन। सो देर आर बेसिकली 16 डायग्राम्स. First diagram that you see, demand curve has shifted to the right. Second diagram, demand curve has shifted to the left. Third diagram, demand curve to the right, sorry, supply curve to the right, whereas fourth diagram, supply curve to the left. फिर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में अगर आप देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस आया है। ये बराबर है। सो ये वाले डायग्राम्स आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर्स। फिर ये प्रोफेशनल एकेडमी का क्वेश्चन नंबर 147 से लेकर 150 तक का सॉल्यूशन है। ऐसा वाला जब डायग्राम आता है, बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, आई डोंट माइंड कवरिंग दिस पार्ट इन डिटेल इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। वैसे तो ये बहुत ही इजी है, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के बाद जो केस दिया गया है वो। यासीन इज क्लियर, अखिलेश इज ऑल्सो क्लियर। फिर बेटा यूनिट नंबर 3 पर जाते हैं। अभी ये बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हमारे सिलेबस में एमआरएमसी अप्रोच है, पर मैंने टीआरटीसी अप्रोच भी करवाया। बेटा टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए। जबकि एमआरएमसी के अंदर वी विल प्रोड्यूस टिल पॉइंट बी, बिकॉज एमआरएमसी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट में पूरा का पूरा, कैन आई से दिस एंटायर एरिया इज इक्वल टू दिस वन लाइन ओवर ईयर। बिकॉज जब सब मार्जिनल को ऐड करते हैं तो टोटल बनता है। सो टीआरटीसी अप्रोच के अंदर क्या कंडीशन है? फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम। जबकि एमआरएमसी अप्रोच में देर आर टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, एमआर कर्व शुड कट द एमसी कर्व फ्रॉम बिलो। तू अगर देखेगा एमआरएमसी में एट पॉइंट ए एमसी कर्व ने अबव से कट किया, बी पॉइंट पर बिलो से कट किया। सो वी वांट ए वाला पॉइंट के बी वाला पॉइंट बी वाला। सो एम आर शुड बी इक्वल टू एमसी, पर एम आर इक्वल टू एमसी दो पर है, ए पे भी है बी पे भी है। एम आर इज इक्वल टू एमसी एट पॉइंट ए ऑल्सो एंड एट पॉइंट बी ऑल्सो। So there is a second condition, MC curve should cut the MR curve from below. MC curve should be rising, MC curve should have a positive slope.
सो टीआरटीसी के अंदर कितना कंडीशंस अखिलेश? एक। एमआरएमसी के अंदर कितना कंडीशंस? दो। फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अंडर टीआरटीसी अप्रोच, द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम. But under MRMC approach, there are two conditions. MR should be equal to MC, and MC curve should be rising while cutting the MR curve. It should cut the MR curve from below, or it should have a positive slope while cutting the MR curve. बराबर है? चलो, अखिलेश को क्लियर है? यासीन, लेक? यासीन को भी क्लियर है? अभी यासीन, अखिलेश एंड लेक मेरे को बताओ, इफ एमआर इज ग्रेटर देन एमसी, सपोज करो कि हम लोग ये पॉइंट पर है, व्हाट शुड द प्रोड्यूसर डू? शुड डू नथिंग, शुड रिड्यूस द प्रोडक्शन, के शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन? इफ एम आर इज ग्रेटर देन एमसी, क्या बात है यासीन, परफेक्ट. बढ़ाना चाहिए. लेक, वेरी गुड. कब तक बढ़ाना चाहिए? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. जब तक एम आर इक्वल टू एमसी नहीं हो जाता तब तक. क्या बात है यासीन, परफेक्ट. परफेक्ट है लेक. टिल द टाइम एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो. अब देख बेटा, अगर तूने ऑब्जर्व किया रहेगा तो हमने पहले पढ़ा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आया कॉस्ट, कॉस्ट से आया रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए चाहिए प्राइस और आउटपुट. तो हमने ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े. पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. अब अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए वो कौन सा अप्रोच यूज करेगा? AR एंड AC अप्रोच. AR is average revenue, AC is average cost. AR curve is also called as the price curve or the demand curve. प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. AR कर्व इज द प्राइस कर्व, AC कर्व इज द कॉस्ट कर्व. प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. सो बेटा, टोटल 5 कैटेगरीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इसमें से कोई चीज समझाने का जरूरत है तो प्लीज लेट मी नो. AR greater than AC, super normal profit. AR equal to AC, normal profit. AC greater than AR greater than AVC is subnormal profit. AC greater than AR but only equal to AVC is called as maximum bearable loss. And if the producer is not even able to recover his variable cost, then he should shut down. So AC is greater than AVC is greater than AR. यासीन, अखिलेश, लेख, क्या हमको थर्ड वाले केस में प्रोडक्शन करना चाहिए? वेयर AC इज ग्रेटर देन AR. मेरा रेवेन्यू 15,000 है, मेरा कॉस्ट 20,000 है, तो 5,000 का तो लॉस हो गया. अखिलेश बोलता है नहीं करना चाहिए. अखिलेश, हमको करना चाहिए क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट 8,000 है. चेक कर अखिलेश. अगर तूने प्रोडक्शन नहीं किया तो भी तेरे को फिक्स कॉस्ट तो बेयर करना पड़ेगा अखिलेश. तो अब तू मुझे एक बात बता, तेरा प्रोडक्शन करके लॉस कितने रुपयों का है? हाउ मच इज द लॉस इफ यू प्रोड्यूस? लॉस, 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 कॉस्ट नहीं, लॉस. 5,000. अब अगर तूने प्रोडक्शन बंद कर दिया तो भी 8,000 तो भरना पड़ेगा. तो व्हाट इज बेटर? करते रहो. एग्जैक्टली अखिलेश. सो अखिलेश, कैन आई से उसके लिए उसका नाम है सब नॉर्मल प्रॉफिट. तू अगर प्रोडक्शन बंद कर देगा, जीरो कर देगा, तो लॉस 8,000 का बेयर करना पड़ेगा.
बेटर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज योर लॉस. सो कंक्लूजन क्या निकला? The producer should continue to produce till the time he is able to recover his variable cost. As soon as the producer stops recovering his variable cost, it's time for the producer to shut down the business. वैसे ही अखिलेश, देख यहां पर दूसरा वाला केस, 20,000 रेवेन्यू 20,000 कॉस्ट, तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए. 0, 20 - 20 इज 0. बट देख मैंने क्या लिखा है, 0 अकाउंटिंग प्रॉफिट के 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट. क्यों इकोनॉमिक लिखा है? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक का मतलब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट होता है. करेक्ट अखिलेश, इम्प्लिसिट भी है इसके अंदर. अगर इम्प्लिसिट नहीं होता तो कुछ तो प्रॉफिट होता. और बेटा, ये जो मैंने टेबल के फॉर्म में किया है, उसी को ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. सो अखिलेश, क्या ये पांचों केस तेरे को क्लियर है? व्हाट आर द 5 केसेस? AR is greater than AC, supernormal profit. AR equal to AC, zero economic profit, normal profit. AC greater than AR greater than AVC, मतलब my revenue is able to recover entire variable cost plus some part of fixed cost. I should continue the business subnormal profit. Then AC greater than AR, but AR is equal to AVC. मतलब only variable cost is recovered. I can continue the business. I can even shut down the business because my loss is 8,000 only. And तीसरा, AC is greater than AR, but AR is less than AVC. मतलब my revenue is not able to recover my variable cost. If my revenue is not able to recover my variable cost, I should shut down. उसके बाद बेटा, ये डायग्राम्स, परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम्स. चल एक एक करके बात करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डायग्राम्स है, क्या वो क्लियर है तेरे को? देख बेटा, मैंने 4 कलर में डायग्राम बनाया है: ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन. और ये चारों स्टेप्स है अखिलेश. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द MR एंड द MC को. आर यू देयर विथ मी अखिलेश? यासीन, लेक. Step number 1, draw the MR and the MC curve. Step number 2, where MR is equal to MC, draw the लाल डंडी. ये MR कर्व, ये MC कर्व इधर इक्वल, ड्रॉ द लाल डंडी. स्टेप नंबर 3, AR AC कर्व. और स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख अपने को एग्जाम में थोड़ी ना डायग्राम ड्रॉ करना है, अपने को तो ये ढूंढना है कि कौन सा डायग्राम कौन सा केस है. तो लाल डंडी पे हरी झंडी. On the red line, this is my price curve. On the red line, this is my cost curve. Price is above cost. If price is above cost, it is my supernormal profit. बराबर. चल अखिलेश, मेरे को बता दूसरे वाले केस में कौन सा डायग्राम है. ये हमारा केस नंबर 1, ये हमारा केस नंबर 2. मेरे को तू आइडेंटिफाई करके बता कौन सा डायग्राम बनाया है.
On the red line, AR and AC are equal to each other. ये AR, ये AC, रेड लाइन पर AR इक्वल टू AC। ए हाँ ना, कुछ तो जवाब दे बेटा। अखिलेश। फिर तीसरा वाला डायग्राम के दे अंदर, ये अपना एवरेज कॉस्ट, ये अपना एवरेज रेवेन्यू, और ये अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आर वी क्लियर? तो शॉर्ट रन में पांचों पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन विल ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। Why will the producer only earn normal profit? Because there is a free entry and free exit. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की वजह से क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ने के वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बोल। देन बेटा एमसी कर्व इज द सप्लाई कर्व। अब ये वाले डायग्राम में मुझे बताओ कि ना, इसे वो जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन है, ये वाला पार्ट हम यहां पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाला पार्ट इज बिलो एवीसी। एवीसी के नीचे वाला पार्ट हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज द प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू रिकवर इज वेरिएबल कॉस्ट। बट आई विल प्रोड्यूस दी दिस पर्पल कलर, बिकॉज आई एम एबल टू रिकवर माई वेरिएबल कॉस्ट। सो विच कर्व इज द सप्लाई कर्व? कहना इसे सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है, एमसी कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, देयरफॉर एमसी। उसके बाद बेटा मोनोपोली के फीचर्स। मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर, ही इज अ प्राइस मेकर, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, there are no close substitutes, therefore the demand is relatively inelastic, which means that percentage change in quantity demanded will be less than the percentage change in price. E is less than 1, so we get a downward sloping steeper curve. There is no distinction between firm and industry. जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। There is complete control over the market supply. There is a price discrimination. And AR curve is greater than MR curve, or MR is less than the AR curve. A monopoly will earn supernormal profit in the long run because there is no free entry and exit. There are entry barriers. फिर बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी। Price discrimination can happen on the basis of time, area, age, gender, size of the purchase, income. There are 3 degrees: first degree, second degree, third degree. फर्स्ट डिग्री के अंदर देर इज नो कंज्यूमर सरप्लस, सेकेंड डिग्री में पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस, एंड थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर देर इज कस्टमर सेगमेंट।
इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन। एक मार्केट इलास्टिक है, एक मार्केट इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मार्केट में हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, इलास्टिक मार्केट में हम कम प्राइस चार्ज करेंगे। फर्स्ट डिग्री के अंदर कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचेगा, जितना आपका भरने का इच्छा है उतना ही मैं आपसे चार्ज करूंगा। सेकेंड डिग्री के अंदर पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस रहेगा, और थर्ड डिग्री इज बेस्ड ऑन लोकेशन वेयर देर इज customer segment, where a market is subdivided into different markets with different elasticities of demand. Similarly, there is monopolistic competition where there are fairly large number of sellers and buyers. There is a product differentiation. Product differentiation का मतलब homogeneous commodity. Homogeneous are similar products. They are not identical products. There is free entry and free exit in the market. Since there are close substitutes, the demand is relatively inelastic. Relatively elastic मतलब E is greater than 1, greater than 1 मतलब percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. The curve is a downward sloping flatter curve. Monopoly में steep और monopolistic competition में flatter. Monopoly में steeper because demand is inelastic. Monopolistic competition में flatter because demand is elastic. Monopoly में there are no close substitutes available. Monopolistic competition में there are close substitutes available. Monopolistic competition में there are selling cost. एंड यहां पर सारे फर्म्स को ग्रुप बोलते हैं, इंडस्ट्री नहीं बोलते। ग्रुप ऑफ फर्म्स सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेम्बरलिन। सिर्फ प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं है, क्वांटिटी, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट सबको लेकर कंपटीशन है। और बेटा लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज एंट्री पर बैरियर्स नहीं है, फ्री एंट्री अलाउड है। एंट्री अलाउड रहेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम होगा। बोलो, आर वी क्लियर? ये परफेक्ट मोनोपोली के डायग्राम्स, नीचे वाले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डायग्राम्स। पहले वाला केस मोनोपोली के अंदर, देखो मोनोपोली के अंदर देयर कैन नॉट बी अ नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर। और अगर सिंगल सेलर रहेगा तो वो नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कमाएगा जहां पर ए आर इज इक्वल टू ए सी। थियोरटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। सो पहले वाले में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे वाले में लॉसेस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक का पहला डायग्राम जो बनाया है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा लॉसेस। अब यहां पर मैंने एवीसी कर्व्स नहीं बनाया है। अब एवीसी कर्व का प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रॉफिट है या कौन सा लॉस है। सब नॉर्मल प्रॉफिट है या मैक्सिमम वेरिएबल लॉस है या फिर शटडाउन पॉइंट है। अगर ए आर कर्व के नीचे से गया तो सब नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर कर्व को टच करके गया तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस। और अगर ए आर कर्व के ऊपर है एवीसी, इसका मतलब रेवेन्यू इज नॉट एबल टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, शट डाउन पॉइंट। फिर बेटा ये दो डायग्राम्स बनाए। लेफ्ट में परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम, राइट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम। दोनों नॉर्मल प्रॉफिट है, पर परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होता है। सर एक्सेस कैपेसिटी का मतलब वॉट एवर इज योर लीस्ट कॉस्ट आउटपुट माइनस वॉट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। लीस्ट कॉस्ट आउटपुट मतलब एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वहां मिलता है जहां पर एम आर इज इक्वल टू एमसी। सो परफेक्ट कंपटीशन में तो लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट दोनों ही क्यू है।
सो क्यू माइनस क्यू करेगा तो जीरो, नो एक्सेस कैपेसिटी आएगा। जबकि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बात करूं तो मेरा एसी इज मिनिमम एट Q1, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज Q, so there is some excess capacity under monopolistic competition. And the last concept in this chapter is by the name of oligopoly. There is interdependence, there is importance to advertisement and selling cost, there is a concept of group, and the demand curve is a kinged demand curve. Types of monopoly: perfect monopoly, homogeneous goods; imperfect monopoly, heterogeneous goods. या तो ओपन या तो क्लोज्ड। ओपन का मतलब एंट्री इज अलाउड, क्लोज्ड का मतलब एंट्री इज क्लोज्ड। ओपन मतलब कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जबकि क्लोज्ड का मतलब नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार, अंदर से कोई बाहर ना आ सके। जब ऐसी ओलिगोपोली हो तो क्लोज्ड ओलिगोपोली। कल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब तेरा यार हूं मैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वो कल्यूसिव ओलिगोपोली। पर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब दुश्मनी। ये हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना नजरे मिला। सो कहना इसे कल्यूसिव ओलिगोपोली में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। कल्यूसिव ओलिगोपोली के, सॉरी, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। फिर पार्शियल ओलिगोपोली: वन फॉर्म इज डोमिनेटिंग एंड ऑल द अदर फॉर्म्स विल फॉलो। जबकि फुल ओलिगोपोली मतलब सबका साथ सबका विकास, ऑल द फॉर्म्स आर इक्वली डोमिनेंट। अरे बेटा, कभी फुल लेक्चर बैठो मेरे, तो तुमको रियलाइज होएगा। ये सब तो रिवीजन है, बहुत फटाफट पढ़ाना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है। फिर आता है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, वेयर ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वाया सिंडिकेट, वाया एजेंट। तो तुम चार लोग सेलर्स हो, बट तुम चारों के चारों मुझे माल बेचोगे। मैं हूं वो दलाल, दल्ला, एजेंट। सिंडिकेटेड पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। एंड ऑर्गेनाइज का मतलब TTMM, तुझं तू नि माझं मी, तेरा तू मेरा मैं। ये है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट इज बाय द नेम ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व। द पार्ट अबव P इज फ्लैटर, द पार्ट बिलो P इज स्टीपर। प्राइस बढ़ाकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, प्राइस कम करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। चुपचाप जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट में चलने दो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी किंग डिमांड कर्व, गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ पॉल स्वीजी। बेटा, आर वी क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तुमको मुझे बोलना पड़ेगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, मुझे नहीं पता तुमको क्या आता है और क्या नहीं आता है। I honestly don't know which concepts you are comfortable with and which concepts you are not comfortable with. So beta, you will have to tell me where you want my help. मेरे एंड से मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है। मैंने मेरे एंड से जो भी डाउट सॉल्विंग करना था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करवाना था, करवा दिया। बट आई रियली डोंट नो वेयर इज योर एरिया ऑफ कंसर्न।
तो एमसीक्यूज से डू यू वांट मी टू कंटिन्यू द लेक्चर राइट नाउ? यू कैन लेट मी नो। अगर एमसीक्यूज में कोई डाउट आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यासीन तू सॉल्व कर। न्यूमेरिकल और एआर टीआर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट पेपर में ऑप्शन में आता कौन सा सही है, तो कंफ्यूजन होता है, तो तेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा यासीन। सी फॉर्मूलाज नहीं आएगा तब तक तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस। और तेरे को अगर अभी कोई एमसीक्यूज चाहिए तो तू मेरे को बता। देख मेरे पास तो सॉल्यूशंस भी है। सी यू कैन टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 143 टू 145। 146 नीचे है। उसके बाद और थोड़े सॉल्यूशंस होंगे मेरे पास। ये एमआर वगैरह कैसे कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 32। ये सब अपने प्रोफेशनल एकेडमी के क्वेश्चन नंबर्स है। देन बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 टू 24। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैंने उनका भी एक सोल्यूशन बनाया है। अब तुम लोग मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए। डू यू वांट मी टू गिव यू सम टाइम? देख कॉन्सेप्ट तो यही है। अभी एमसीक्यूज तो कोई भी नंबर्स तो चेंज हो सकते हैं ना। सो कॉन्सेप्ट सब कवर हो गए। आई होप तूने इसका भी फोटो लिया था। क्या तूने इसका भी फोटो लिया था? क्वेश्चन नंबर 147 टू क्वेश्चन नंबर 150। प्रैक्टिस के बिना तो बेटा कोई चीज अचीवेबल ही नहीं। सो अब क्या हो गया? ऑन द सेम लाइंस विद डिफरेंट नंबर्स दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। मैंने कल देखो चैप्टर 3 के भी सॉल्यूशंस दिए थे शायद। ये क्वेश्चन 65 से लेकर I don't know, I don't recollect whether I had given you this yesterday or not, but if you want you can take it। 65, 81, 82, 83, ये तो आज का ही था इनफैक्ट, नॉट इवन yesterday। कॉस्ट के ऊपर है। ये तो मैंने दिया तेरे को। बोल। अभी तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में मैं और क्या हेल्प कर सकता हूं? मैंने मेरे एंड से सारे चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए हैं। नाउ you all can solve the MCQs and you can ask me your doubts on WhatsApp. And if you want me to come back after some time, then also I don't mind. You tell me. What do you want me to do? Continue the lecture? Okay, I don't have a problem. अखिलेश बेटा सब क्लियर है? लेख और कोई चैप्टर और कोई कॉन्सेप्ट? नॉट एट द मोमेंट। ऑल राइट।
Then shall we end the lecture? Of course, Akhilesh. All right, then one last time. That's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Happy Raksha Bandhan, everybody. Thank you so much.